गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत, प्रकृति एवं महत्व, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस के टॉपिक प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आगे पढ़ेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछली कक्षा में हमने इसके 7 पॉइंट्स कर लिए थे, इसके 14 पॉइंट्स हैं। ठीक है, आज हम 8वां पॉइंट शुरू करेंगे, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को चाहिए कि केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाएं। प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकारियों को अपने पास रखने चाहिए, जबकि दैनिक व कम महत्वपूर्ण निर्णय लेने के अधिकार अधीनस्थों को, सबॉर्डिनेट्स को सौंप देने चाहिए। मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए उद्देश्य बनानी हो, नीतियां बनाना हो, व्यवसाय का विस्तार करना हो, कैश से संबंधित जितने भी लेन देन है, कैश पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ किन किन विभागों पर, किन किन चीज़ों पर खर्च करना है, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है वो सारे अधिकारियों को अपने पास रखने चाहिए। और जबकि कम महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे कच्चा माल कहीं से खरीदना हो, कर्मचारियों को छुट्टी देनी हो, चाय पानी का प्रबंध करना हो, रिफ्रेशमेंट का प्रबंध करना हो, या अन्य छोटे मोटे कोई काम, वो अपने अधीनस्थों को सौंप देने चाहिए। उनसे निर्णय लेने से संबंधित काम अपने अधीनस्थों को, सबॉर्डिनेट्स को सौंप देने चाहिए। तो इसका मतलब ये है केंद्रीयकरण विकेंद्रीकरण। इससे क्या होगा कि जो अधिकारी हैं वो अपना सारा ध्यान महत्वपूर्ण फैसलों पर लगा सकेंगे, और जो कम महत्वपूर्ण फैसले हैं वो अधीनस्थ अपने आप उसको कर सकेंगे, और वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में पाएंगे जब उनको ये छोटे छोटे फैसले लेने के अधिकार दे दिए जाएंगे। इसका दोनों तरफ से फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलते हैं। मतलब क्या है? यह एक तरह का सिस्टम है। किसी संस्था में भी अधिकार कैसे होंगे, जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूँ, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। इसमें क्या कहा गया है? जैसे ABCDEFG और दूसरी तरफ LMNOP। देखिए, मान लो G नाम के कर्मचारी को A नाम के व्यक्ति से संपर्क करना, या दूसरे शब्दों में सुने, G नाम के व्यक्ति ने Q नाम के व्यक्ति से संपर्क करना, तो वो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन सुपान श्रृंखला FEDCB से संपर्क साधेगा, और फिर A से होता हुआ फिर LMNOP की अनुमति लेता हुआ फिर Q से संपर्क साधेगा। वो सीधा संपर्क नहीं साध सकता। इसको कहते हैं स्केलर चेन। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, इसका एक, ठीक है, जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या है? मान लो F नाम के व्यक्ति को अचानक किसी परिस्थिति में P नाम के व्यक्ति से संपर्क साधना। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, कंपनी में आग लग गई और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना है, और उसका नंबर F को ये पता है कि P के पास है। तो ऐसी स्थिति में वो F से सीधा संपर्क साध सकता है, F P से सीधा संपर्क साध सकता है। क्यों? क्योंकि आपातकालीन स्थिति है। अगर वो ऐसी स्थिति में इन सब की अनुमति लेने लग जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम लगने की वजह से क्या होगा? कंपनी जलकर नष्ट हो जाएगी, और ऐसी दशा में वो P से भी सीधा संपर्क साध सकता है, और बाद में फिर वो इनसे अनुमति ले सकता है भी। इस कारण से मैंने F ने P से सीधा संपर्क साधा। और बाय चांस जल्दी साधना, वैसे भी अगर उसको संपर्क साधना हो किसी कारणवश, तो पूर्व अनुमति लेके फटाफट वो किससे संपर्क साध सकता है? P से। ठीक है, इसके बाद है, इसको बोलते हैं समतल संपर्क, गैंग प्लैंक बोलते हैं, जब F P से सीधा संपर्क साधता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्यवस्था तथा क्रमबद्धता। व्यवस्था तथा क्रमबद्धता क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि वही दुकानें सफल होती हैं जो सही, प्रत्येक जो वस्तु है वो सही जगह पर लगाए। आगे देखिए, इसमें फेयल के अनुसार भौतिक व्यवस्था के साथ साथ हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए और हर वस्तु अपने उचित स्थान पर होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लो आप किसी दुकान पर गए सामान खरीदने के लिए, और कई बार दुकानदार क्या करता है, अपने बच्चे को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिठाकर दुकान पर किसी महत्वपूर्ण काम के लिए दुकान से बाहर चला जाता है, और जाना भी पड़ता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें तो नहीं पता वो गया हुआ है, तो हम उससे उस सामने वाले से अगर हम सामान मांगते हैं तो वो क्या करेगा? जैसे हमने मान लो कोई सर्फ का पैकेट मांगा, मान लो हमने निरमा सर्फ का पैकेट मांगा,
और वो फिर इधर उधर खानों में ढूंढने लग जाता है, उसको मिलता नहीं है, हम काफ़ी देर उसको देखते रहते हैं, फिर वो मिलता है तो फिर हम कहते हैं कितने रुपए का है, फिर वो कहता है ठीक है जी मैं फ़ोन करके बताता हूँ। तो वो फ़ोन करता है अपने जिसको दुकानदार को, जो भी उसको बिठा कर गया है, तो वो उसमें काफ़ी समय लगा देगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा, हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर चला जाएगा और हम ये सोचेंगे इसको ना तो चीज़ का पता कहाँ रखी है, ना इसको दाम का इसको पता ही नहीं होगा, हम ऐसा करेंगे बाद में आकर ले लेंगे। और हम ये कहते हैं कोई बात नहीं भाई साहब हम बाद में आके ले लेंगे, हम एक बार मैं थोड़ी दूर काम जा आता हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे गलत प्रभाव सामने ग्राहक पर पड़ता है। ये तभी कहा गया व्यवस्था एवं क्रमबद्धता यही बताती है कि प्रत्येक व्यक्ति का भी स्थान वही होना चाहिए जहाँ पर हमें पता होना चाहिए। जैसे एक दुकानदार के मान लो कहीं एक दुकान बहुत बड़ी है और उसके कई कैबिन या बनी हुई हैं उस दुकान में, तो उसको पता होना चाहिए भी फलाना रमेश नाम का व्यक्ति कौन से कैबिन नंबर में बैठा हुआ है। अन्यथा वो मान लो कोई ग्राहक आया, वो कहेगा भाई कैबिन नंबर 5 में रमेश नाम के व्यक्ति से मिला, रोज जाकर मिलेगा, वो देखेगा वहाँ पर है ही नहीं, या रमेश नाम का तो व्यक्ति है नहीं और कोई अजीत सुरजीत बैठा हुआ है, और वो कहेगा जी आपका नाम रमेश है, वो कहेगा नहीं जी मैं तो सुरजीत हूँ, मालिक तो आपका रमेश कह रहा था। तो इससे ग्राहक पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और साथ में यही लाइन ये बता रही है कि भौतिक व्यवस्था के साथ हर व्यक्ति के लिए एक स्थान होना चाहिए, हर वस्तु भी अपने उचित स्थान पर होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी विद्यार्थियों को ये जो आज के पॉइंट्स है याद भी करने हैं और साफ साफ सुंदर लिखाई में भी लिखने हैं। नेक्स्ट जो हमारे 4 पॉइंट्स रह गए इसके सिद्धांत के, वो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।